बरसों पुराने सावन ऑडिटोरियम को तोड़कर वहां मल्टीप्लेक्स बनाए जाने की बात काफी दिनों से चल रही थी। कुछ खरीदारों से बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। नरेश बड़े अरमान लेकर गांव से शहर भाग कर आया था, लेकिन किस्मत की मार से बच नहीं पाया। अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया और पैसों की दिक्कत के कारण उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले ली। ये रात सावन ऑडिटोरियम में उसकी पहली रात थी। रात 1 बजे तक वो ऑडिटोरियम के बाहर ही ड्यूटी कर रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार अंदर चलकर देखा जाए। उसने ऑडिटोरियम के बाहरी भरकम दरवाजे को खोला और अंदर घुसते के साथ ही ऑडिटोरियम के ऊपर वाले हिस्से से किसी के भागने की आवाज आई। नरेश तुरंत उस तरफ भागा और दौड़ता हुआ ऊपर तक गया तो कोई दिखा नहीं। इसके बाद नरेश ने ऊपर के दरवाजे को अच्छे से बंद किया और फिर वापस अपना एक अधूरा काम पूरा करने स्टेज की तरफ आगे बढ़ने लगा। नरेश ने बचपन से ही एक थिएटर आर्टिस्ट बनने का सपना देखा था। आज उसकी आंखें हर कदम के साथ नम होती जा रही थी और पूरे ऑडिटोरियम में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। उस खाली पड़े ऑडिटोरियम में कुछ टूटी हुई और कुछ साबुत बची कुर्सियों को देखते हुए और सीलन भरी छत के नीचे स्टेज पे खिंचे हुए बंद पर्दे के आगे खड़े होकर किसी नाटक के हीरो की तरह नरेश ने बोलना शुरू किया। छब जो तोरी देखूं पिया, नयन भर में काहे रूं पिया, प्रीत जो लागी इस मुख से तोरे, प्रीत जो लागी इस मुख से तोरे, काहे चाहूं ओरे तोहे देखूं पिया, तोहे देखूं पिया। बोलना नरेश को कुछ और था, लेकिन उसने बोला कुछ और खाली पड़े ऑडिटोरियम में तालियों की आवाज की कड़कड़ाहट से किसी भी इंसान का डर जाना लाजमी था। नरेश ने आंखें खोल के देखा तो सामने कुर्सियां खाली पड़ी थी और आखिर में एक टूटी कुर्सी के लकड़ी के टुकड़े के गिरने की आवाज भी आई। नरेश तुरंत सीढ़ियों से उतर के उस तरफ भागा, लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं पाया था क्योंकि स्टेज के पीछे से आती एक आवाज ने उसे अपनी ओर खींचा। नरेश पीछे तालियों की आती आवाज की ओर भागा। स्टेज पर चढ़ के पर्दे को खोलकर स्टेज के पीछे जहां से आवाज आ रही थी वो उस ओर अपने आप जाने लगा। नरेश उस आवाज का पीछा करते हुए बैक स्टेज तक पहुंचा। ग्रीन रूम से आती रोशनी देख नरेश उस तरफ धीरे धीरे बढ़ा और दरवाजे की आड़ से हाथ में लाठी लिए संभल के झांका तो देखा अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक मेकअप किट का सामान टेबल पर बिखरा पड़ा था। नरेश ने कमरे की बत्ती बंद की, दरवाजे को बंद किया। नरेश वापस दरवाजे तक जाए इससे पहले उसने स्टेज से आती पर्दों की आवाज सुनी। नरेश स्टेज की तरफ भागा और वहां पहुंच के देखा पर्दा थोड़ा सा अपनी जगह से खिसका हुआ था। नरेश को लगा कि शायद उसका वहम होगा। ये सोचकर वो वापस मेन गेट की तरफ जाने के लिए ऑडिटोरियम की सीढ़ियों से उतरकर आगे जा ही रहा था कि पीछे से आवाज आई। पलटकर नरेश ने देखा तो थोड़ी देर पहले तक थोड़ा सा खुला हुआ पर्दा
पूरी तरह से बंद हो चुका था। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। नरेश जिस थिएटर में गार्ड की नौकरी के लिए आया था वो कई सालों से बंद हो चुका था। वहां सालों से कोई नाटक या प्रोग्राम नहीं हुआ था। उस रात उसने वहां खाली पड़े ऑडिटोरियम में किसी के कदमों की आहट सुनी, ऑडियंस की आवाजें सुनी, तालियों की आवाजें सुनी और पर्दा अपने आप बंद हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद नरेश वहां और ज्यादा रुक नहीं पाया। चुपचाप बाहर गेट पे रोड के पास जाकर बैठ गया। सुबह ड्यूटी खत्म हुई तो दूसरा गार्ड बलराम आया। नरेश ने उसे कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने घर चला गया। दिन भर रात की बातों को ही सोचता रहा और आखिर में समझ गया कि शायद कोई अंदर घुसा था चोरी करने, और जब उसे कुछ नहीं मिला तो वहां से भाग लिया। शाम करीबन 6 बजे नरेश फिर अपनी ड्यूटी पे पहुंच गया। सर्दियों के दिन थे तो अंधेरा जल्द ही हो गया था। नरेश ने ड्यूटी हैंडओवर ली के थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन फिर जब रहा नहीं गया तो वापस ऑडिटोरियम के अंदर गया। अंदर जाके देखा तो पर्दे खुले हुए थे। पीछे जाकर देखा तो ग्रीन रूम बंद था। सब कुछ ठीक था वहां। नरेश एक एक करके सारे कमरे चेक कर रहा था। अंदर झांक कर उसने सब कुछ चेक किया, बत्तियां बुझाई और फिर बाहर आते वक्त देखा एक कमरा बंद था। उसे खोलने के लिए खींचा तो दरवाजा खुला नहीं। शायद दरवाजा जाम हो गया था। यह सोच के जोर से 2-3 बार खींचा, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। इंटरलॉक जैसा कोई ताला लगा था शायद। पूरी ताकत से दरवाजे पे 5-6 बार मारा तो दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर देखा तो पूरा कमरा अलग अलग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम से भरा पड़ा था। नरेश की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। उसने सामने रखा एक राजा का मुकुट उठा के पहना और तन के किसी राजा की तरह चलता हुआ स्टेज पे गया। मन ही मन उसने मान लिया था जैसे पूरा हॉल भरा हुआ है और सब बस नरेश को ही देखने आए हैं। किसी राजा की तरह मूंछों पर ताव देते हुए उसने कहा, सेनापति, शत्रु के आक्रमण का उत्तर देना है हमें। सेना को तैयार कीजिए। कल प्रातःकाल हम शत्रु के रक्त से स्नान करके युद्ध भूमि से ही अपनी विजय का शंखनाद करेंगे। नरेश ने अपनी बात पूरी की तो जिस हॉल को वो पूरा भरा हुआ मान रहा था, आंखें खोलने पर वहां पर एक आवाज नहीं थी सिवाय पीछे से आती एक आवाज के। नरेश बहुत ध्यान से, बिना हड़बड़ाए या घबराए, उन तालियों की आवाज के पीछे पीछे गया। आवाज ग्रीन रूम से आ रही थी। झांक के जलती हुई आवाज करती ट्यूबलाइट की रोशनी में देखा तो एक लड़की बैठी मेकअप कर रही थी और नरेश को देखते ही उसने कहा, वाह दिवाकर, आज एक बार फिर सारी तालियां तुम ले गए। देखती हूँ इसके बाद मेरा क्या होता है। मेरी एंट्री आ गई। वो लड़की उठी और नरेश के बगल से होते हुए स्टेज की ओर चली गई और नरेश वहां खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि उसने मुझे दिवाकर नाम से क्यों बुलाया कि ठीक तभी उसकी नजर सामने आईने पर गई। नरेश समझ नहीं पा रहा था कि वो होश में है या बेहोश।
वो सिर्फ एक मुकुट नहीं पहने था, बल्कि पूरा का पूरा राजा के कॉस्ट्यूम में था। नरेश कोशिश तो खुद को संभालने की बहुत कर रहा था, लेकिन वो तो जैसे अपने काबू में ही नहीं था। बड़ी बड़ी खुली आंखों और खुला मुंह लिए स्टेज की ओर भाग कर गया तो पूरा स्टेज खाली था और वो लड़की वहां नहीं थी। नरेश जैसे अपनी बेहोशी से जागा हो, वो भागकर उस कॉस्ट्यूम वाले कमरे के पास गया। दरवाजा जो वो खुला छोड़कर गया था, वो बंद पड़ा था। एक बार फिर जी तोड़ कोशिश की उसने उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नरेश हार मानने को तैयार ही नहीं था। ताबड़तोड़ उस दरवाजे पे धक्के मारे जा रहा था, लेकिन काफी देर तक जब कोई फायदा नहीं हुआ तो जमीन पर थक के बैठ गया। और तभी उसके कंधे पे पीछे से हाथ रख के किसी ने कहा,